शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और आज है ईद का दिन, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और डॉन न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हर ईद में हम हमेशा से बात करते हैं, हम सियासी शख्सियात को भी बुलाते हैं, हम गैर सियासी शख्सियात को भी बुलाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ईद के दिन अच्छी अच्छी बातें करें, खुशियों की बातें करें, मोहब्बतों की बातें करें, ईद मनाने की बातें करें और मोहब्बतें बांटने की बातें करें और कोई सियासी बातें ना करें। आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले भी एक दफ़ा फिर हमने ये अहद किया कि आज के प्रोग्राम में भी ऑल्दो के सियासी शख्सियात मदऊ हैं, लेकिन हम उनसे सियासी बातें नहीं करेंगे। तो लेट्स सी कि हम अपने इस अहद पर कितने कारबंद रहते हैं और जो हमारे साथ सियासी शख्सियात मौजूद हैं वो कितनी कारबंद रहती हैं। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अली नवाज अवान साहब, पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक अली नवाज अवान साहब। और चूँकि फासले हैं, सियासी फासले हैं पीएमएलएन में और पीटीआई में, तो उनको बरकरार रखते हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और ईद के दिन भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ईद मुबारक डॉक्टर साहब। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक और आपके चैनल की वसातत से पूरी कौम को बहुत ईद मुबारक। और ये जो आपने फासलों की बात की है, इसकी वजूहात सियासी नहीं है बल्कि टेक्निकल है, तो लिहाजा ईद वाले दिन आप दूरियों की बात ना करें। मेरे सर देखिए ना, दूरियों की बात नहीं करती अगर आज ये फासले आप मिटा देते, ये कोई भी आज जो रुकावट थी वो तमाम रुकावटें दूर करते हुए आप आके पीटीआई के साथ बैठ जाते। देखें, ये एक बड़ा खुशी का त्यौहार होता है और बावजूद इस बात के कि पूरा साल जिन मुल्की मसाइल का हम जिक्र करते रहते हैं, उसके बावजूद ईद वाले दिन हम अपने तमाम उन साथियों से, दोस्तों से, मैं उन्हें हमेशा भाई कहता हूँ, जो जिनका ताल्लुक दूसरी सियासी जमातों से है, हम उन्हें बिल्कुल भाइयों की तरह गले मिलते हैं, सीने से लगाते हैं। ये जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, ये अपना अपना एक नज़रिया है। हर पॉलिटिकल वर्कर ये समझता है कि मेरी जमात जो है वो मुल्क की बेहतर अंदाज से खिदमत करेगी, मेरा लीडर जो है पाकिस्तान को बनाने में ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करेगा। तो ये एक नज़रिए का इख्तलाफ होता है, ये ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता। इसलिए बिल्कुल सही है, तमाम पॉलिटिकल जितनी भी वर्कर्स हैं सियासी जमातों के, उनकी कदर है, वो मुल्क के लिए काम करें, तो हम उन सबको जो है वो मैं समझता हूँ कि कदर की निगाह से देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपको बड़े कदर की निगाह से देखते हैं और वो कह रहे हैं ईद के दिन तो कम से कम हम गले मिलते हैं, और सिर्फ ईद के दिन ही गले मिलते हैं, लेकिन वैसे अगर मिलते हैं तो फिर क्या नजरें चुराते हैं, सलाम दुआ करते हैं? हम लोग एक शहर के अंदर सियासत करते हैं, और मेरे और तारिक भाई हमारे तो खैर बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छा। हमारा तो लगा रहता है, सियासी इख्तलाफात चलते रहते हैं। वो तारिक भाई वैसे डर गया कि शायद ईद की नमाज ना पढ़नी पड़ जाए लोगों में, इसलिए शायद नहीं ईद की नमाज पढ़ के आए। वो एक्चुअली ये सोच रहे होंगे कि अभी हो सकता है वो रमज़ानों का एक रूटीन बना हुआ होता है ना, इफ्तार करनी होती है, खाना शाना ये वो, तो शायद डॉक्टर साहब को ये नहीं पता था कि कुछ इंतज़ाम हमने भी करके रखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप इससे भी महरूम हो गए। देखें जी, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इस प्रोग्राम में तो ना मैं आपकी जो शर्फ़ मेज़बानी है उसका फ़ायदा उठा सकूँ, लेकिन आपका ज़्यादा दूर नहीं है स्टूडियो। मैं जब अपने मेहमानों से यहाँ फ़ारिग होऊंगा, मैं अपनी सेक्रेटेरिएट बैठा हूँ और ईद वाले दिन आपको पता है कि बहुत सारे मोहब्बत करने वाले दोस्त, साथी, भाई आपसे मिलने आते हैं। उन मसरूफियात की वजह से मैं आपके पास आ नहीं सका, हाजिर नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐन मुमकिन है कि आपका ये ऑफ़र जो है इससे हम किसी वक्त भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑफ़र गैर महदूद मुद्दत के लिए, मैं इतना ही कह सकती हूँ। अच्छा अली नवाज अवान साहब, सियासत में कब से हैं वैसे? 2003। अच्छा 2003। तो सियासी ईदें ज़्यादा अच्छी होती है या गैर सियासी ईदें ज़्यादा? अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, आई डोंट नो, इस्लामाबाद के अंदर जो कंपैरेटिवली जो ईद होती है वो सुकून वाली गुजरती है, कंपैरेटिवली थोड़ा सुकून रहता है। नॉर्मल हालात से तो आप कंपैरेटिव करें हमारा इस्लामाबाद में और जो आजकल सियासत के हालात हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता टाइम गुजर कहाँ रहा है। पर कंपैरेटिव अगर आप कहें कि ईद वाला दिन या नॉर्मल दिन, तो शायद ज़्यादा टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ, ज़्यादा रिश्तेदारों के साथ, थोड़ा इजी हो जाता है। जब आपने कहा ना फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मुझे वो अपनी बात याद आ गई। जब मैं आपको फ़ोन करती थी प्रोग्राम के लिए, तो मैं पूछती थी कहाँ है, तो वो कहाँ से मुराद ये होता था कि आप इस्लामाबाद हैं या इस्लामाबाद में नहीं है। तो एक दिन आपने मुझे कहा आप ये ना पूछा करें कहाँ हैं, तो ये आप कहाँ होते हैं, जो आपने कहा ये आप ना पूछा करें।
अगर अब ये भी आपको मैंने बताना ऑन एयर पड़ेगा ईद के दिन। आपको फोन पे बताना। क्या आप ऐसी कौन सी जगह होते हैं जहां मुझे कहते हैं ये ना पूछा करें कहाँ है? देखिए मसाइल ये होते हैं, अब हल्का है, अब देखिए ना मैं आपको शायद बताऊंगा एक इलाका, शायद आपको नहीं पता चलेगा वो कहाँ पे हूँ मैं, तो उस सेंस में, जिस सेंस में आप सोच रही हैं उस सेंस की ऐसी कोई बात नहीं। मैं वैसे ऐसा कोई सेंस नहीं सोच रही थी। डॉक्टर साहब क्या ये सवाल इतना बुरा है, इतना मायूब है कि किसी को फोन करके ये पूछे कि आप कहाँ हैं, तो वो आगे से ये कहे कि जी आप ये ना पूछा करें कि कहाँ हैं? तो मैंने तो मैं बड़ा ख्याल करने लगी और मैंने ये पूछना छोड़ दिया। और मैं हमेशा कहती थी मैं नहीं पूछूंगी आप कहाँ हैं, ये पूछ रही हूँ आ सकते हैं शो में या नहीं आ सकते। देखें, ये जो आपने सवाल किया है ये वैसे मैं समझता हूँ कि बड़ी एक इनकी भी रिजर्वेशन संजीदा, ये बड़ा एक संजीदा मसला है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। मतलब हमें सैकड़ों के हिसाब से दिन को कॉल सुननी होती हैं, और आदतन या मिजाजन सबसे पहले जो भी कॉल करेगा उसका कतई मकसद ये नहीं होता कि वो हमें कोई ट्रैक कर रहा होता है या हमारी कोई जासूसी कर रहा होता है, या उसका मकसद होता है चेक करना कि हम कहाँ हैं। लेकिन मैंने कहा आदतन या मिजाजन सबसे पहला सवाल ये होगा कि जी आप कहाँ हैं। मतलब इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि हम कहाँ हैं। आप तो बुरा नहीं मनाते ना, आप तो नहीं बुरा मनाते ना डॉक्टर साहब। असल मुद्दा ये होता है कि जिसके लिए आपको कॉल की जाती है, कोई इशू है, कोई बात है, कोई मसला है, डिस्कस करना है, किसी जगह पे कोई कॉल करानी है या आपसे मीटिंग का कोई टाइम लेना है। लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले ये सवाल किया जाता है और जाहिर है फिर आपको उसका जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन ये मैं अली को बड़ा शरीफ आदमी समझता था, वो बात अलग है। जी नहीं, मैं अली को बड़ा शरीफ आदमी समझता था, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि सवाल से भी घबराते हैं कि ये आप कहाँ हैं। आइंदा मैं भी पूछूंगा इनको। वैसे ये शहर में तो मेरे से छुप नहीं सकते। डॉक्टर साहब आप इस सवाल से नहीं घबराते, राइट? जी नहीं, घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी हिला देने वाली बात जरूर होती है। ये इफ एंड बट्स के साथ डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा ना हो। और अक्सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे ये मेरे भाई अली का भी एक्सपीरियंस होगा। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको कॉल आएगी कि जी कहाँ हैं, तो आप बता रहे हैं यार मैं अपारा से गुजर रहा हूँ, मैं F6 हूँ। जी मैं आपके पीछे ही गाड़ी में हूँ। इसका मतलब ये होता है कि पहले मैंने आपकी गाड़ी देखी, मैंने आपकी गाड़ी देखी, मैंने कहा मैं आपको कॉल कर लूँ। तो लिहाजा ये गुंजाइश हमारे पास होती ही नहीं है कि हम कोई गलत बात करें, क्योंकि अक्सर दोस्त आपको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे ये ठंडी हवाओं का जादू देखिए, मिसाल भी आप पारा की दी है। और उनको तो ज्यादा पता होता है आपका। इतना गुजरना हो रहा है इनका अपारा से कि मिसाल भी अपारा की दी है डॉक्टर साहब ने। देखिए अपारा इस्लामाबाद का सबसे पुराना मरकज, मेरा अपारा इस्लामाबाद का सबसे पुराना मरकज, मेरी पसंदीदा जगह। मैं 2008 में पहली दफा एमएनए तारिक भाई कब से पसंदीदा हुई है ये भी बता दें। देखिए मैं 2008 में पहली दफा एमएनए मुंतखब हुआ, अपारा G6 से सबसे ज्यादा वोट लिए। आज भी अपारा मेरी पसंदीदा जगह है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसीलिए आपने 2013 में उसे अपने हल्के से निकलवा दिया। नहीं बेफिक्र है, दोबारा ले आया हूँ। कोई अभी तो आप बिल्कुल दोबारा ले आए। चले मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ जरा, और मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो हम हमेशा से एक सवाल होता है, ये सियासतदान ईद कैसे मनाते हैं? भाई वैसे ही मनाते हैं जैसे हम साफ़ी मनाते हैं या जैसे हमारे देखने वाले मनाते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, उनकी शायद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आई डोंट नो, कमिटमेंट नहीं होते हैं तो वापस आते हैं। तो ये भी ज़रा दोबारा से पूछ लेते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर ईद की खुशियों के साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद। और कोई ये ना समझे कि हम पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का बिहेवियर है। पीपल्स पार्टी वाज आल्सो इनवाइटेड। इनफैक्ट फैसल करीम कुंडी साहब को आना था, लेकिन उनके घर में आज बड़े मेहमान आ गए, और मेहमान भी शायद ससुराल से आ गए, तो फिर वो शायद नहीं आ पाए। तो वैसे आपके पास भी ससुराल से मेहमान आते हैं तो निकलना घर से मुश्किल हो जाता है? नहीं, मैं ये उल्टा कर देता हूँ। मैं फर्स्ट डे जो खाना है दोपहर का वो मैं अपने ससुराल में खाता हूँ। तो फर्स्ट डे पूरा मेरा फैमिली ओरिएंटेड होता है। उनको नहीं खिलाते? नहीं मैं कर देता हूँ। तो बाद में अगर वो आए दूसरे तीसरे चौथे दिन, अगर मैं ना भी हूँ अपनी कमिटमेंट की वजह से, तो पहले दिन मैं ये जो अपना फरीज़ा है ये मैं अंजाम दे लेता हूँ।
अच्छा, ईद के दिन क्या वाकई फैमिली के नाम कर देते हैं तीनों ईदें, पहला दिन, दूसरा दिन, या इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट्स आपके जारी रहते हैं? पॉलिटिकल कमिटमेंट होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पर देखिए ना, हर कोई बिजी भी होता है अपने, जो अगर पॉलिटिकल हमारे वर्कर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो भी फर्स्ट डे ऑफ ईद तो सारी किसी नमाज पढ़ते हैं, फैमिलीज के पास जाते हैं, टाइम कम ही मिलता है। सेकंड डे से शुरू हो जाता है, अगर आप लोगों ने ईद मिलने जाना है, लोगों ने आपसे ईद मिलने आना है, तो फर्स्ट डे थोड़ा रिलैक्स होता है कंपैरेटिवली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका भी फर्स्ट डे रिलैक्स होता है। दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं कि जैसे आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, अली नवाज अवान साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, जिस तरह से आपने कहा कि जब मिलते हैं तो डेफिनेटली उसी तरह, लेकिन मैं बताऊं जो देखने वाले होते हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या एक आम आवाम होती है, उनकी सोच ये होती है कि अगर आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस हर जगह नजर आने चाहिए। वो जब आप ईद की नमाज भी अगर साथ पढ़ लेना तो गले मिलते हुए कहीं ना कहीं डंडी मार दें, ये होता है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक रवायती पुरानी सियासत थी पाकिस्तान की, उसमें बिल्कुल ये कल्चर था जो आपने कहा कि उसमें गमी खुशी के जो मौक़े होते हैं, उस पर जो सियासी मुखालिफिन होते हैं वो पब्लिक के सामने, पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि ये एक दूसरे से उतने फ्री नहीं होंगे या फ्री और फ्रैंक उतने नहीं होंगे, और इनके दरमियान जो फ़िज़िकल डिस्टेंस है वो भी उतना ही होगा जितना कि नज़रियाती फ़ासला है। लेकिन मौजूदा दौर में अब चूँकि सियासत भी बहुत तब्दील हो चुकी है और ज़ाहिर है लोगों में शऊर बहुत आ गया है, अब मेरा ख़्याल है कि उस तरह की कैफियत नहीं है। अब लोग बिल्कुल मिलते मिलाते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग जो है वो हर सतह के ऊपर एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो थोड़ा सा लीडिंग रोल में होते हैं, जैसे आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं या रहे हैं, या वफाकी वज़ीर हैं, या अपनी जमात के कोई किसी तंजीमी ओहदे के ऊपर हैं, लीडिंग रोल में हैं, उन्हें मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि उन्हें पब्लिक में शऊरी तौर पे एक दूसरे से मिलना चाहिए और बड़ी कुर्बत से मिलना चाहिए, बड़ी फ़राख दिली से मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैसेज जो है वो फिर आपके गली मोहल्ले की सतह तक जाता है। आपके जो वर्कर्स होते हैं, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं सियासी जमातों के, उन्हें ये मैसेज जाता है कि हम नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ रखते हैं, ये इख्तलाफ जो है ये ज़ातियात का नाम नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि सियासत कोई मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने का मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और वफ़ादारी के साथ और वफ़ादारी के साथ और हयादारी के साथ एक दूसरे की कदर करते हुए आप सियासत को करें, और जब आप गली मोहल्ले की सतह के ऊपर भी ये मैसेज देंगे, उससे एक हारमनी का जो है वो कॉन्सेप्ट और माशरे के अंदर एक मैं समझता हूँ कि आजकल तो बड़ा जरूरी है, और एक अमन का जो है मैसेज, ये बहुत जरूरी है। और ये पहले इतना जरूरी नहीं हो जितना अब ये जरूरी हो चुका है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अली नवाज अवान साहब से भी सवाल करूं, तो मैं डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ, अब आप दूर बैठे हैं तो मैं आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन अली नवाज अवान साहब को तो इससे महरूम नहीं रख सकती ना। तो अली नवाज अवान साहब मैं बिल्कुल लेता हूँ, आप प्रोग्राम कंटिन्यू करें, मैं बिल्कुल लेता हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में आऊंगी, जितना आपने तवाज़ुन रखी हुई है। हलवा तो नहीं है, हलवा तो नहीं, सियासत आगे चली गई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ईद का दिन जिस तरह से नॉर्मली तो दोबारा हम ईद के उस पर आ जाते। अच्छा चले, ईद से पहले मैं एक और बात जो अभी जैसे डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं, दो पॉलिटिशियन ऑल्दो कि अब लड़ने का रिवाज कदरे कम हो गया है, अब आप दलाइल से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, लॉजिकल बात कर रहे होते हैं, अगले को कन्विंस कर रहे होते हैं, वो पहले ज़्यादा होता था। लेकिन उसके बावजूद लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी गुस्से में आया होगा पॉलिटिशियन, गुस्से में वो जाएगा, लड़ता हुआ अगर आए हैं तो वो लड़ते हुए जाएंगे। फिर जब हम उनको बताते हैं कि नहीं भाई, वो ब्रेक में उसी तरह से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो कोई डिफरेंसेस जो है वो ठीक है, वो अपनी जगह होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो ये आपसे ये वाली बात आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि अगर आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं तो वो हर जगह रहेंगे कायम। अच्छा देखिए, मेरा ओवरऑल तो ये काफ़ी हद तक कम हो गया, पर ये बंदे हर वेरी करता है, हर पॉलिटिशियन पे, हर किसी शख्स पे, इवन आपके एंकर्स के अंदर भी जो मीडिया पर्सनालिटीज़ भी हैं, जो हमारी बड़ी नोन एंकर पर्सन्स भी हैं, उनमें भी वेरी करता है। इसी तरह पॉलिटिशियंस के अंदर भी वेरी करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं सबके साथ, कुछ लोग कम मिलते हैं आदतन, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है। अब लोग मतलब, क्योंकि देखें ना, सिर्फ नेशनल असेंबली नहीं है, अगर नेशनल असेंबली है तो उसके साथ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, मिल के आपने लेजिस्लेशंस लेके आनी है, या इख्तलाफ करना है या मिल के लेके आनी है। उसके अलावा आपने कहीं और जाना है, विजिट्स करने हैं, वो भी आपने इकट्ठे करने हैं। कई चीज़ों पर आप इत्तफाक कर रहे होते हैं, कई चीज़ों पर आप इख्तलाफ कर रहे होते हैं।
तो ऐसी जगह नहीं लेके आ जानी चाहिए कि जहां मतलब अगर आप कह रहे हैं तो गलत ही होगा या आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही होगा, तो उससे काफी आगे चला गया हुआ है। मेरे बड़े अच्छे मैसेजेस हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं या आपके पार्टी के सपोर्टर्स वोटर्स हैं या PMLN के वोटर सपोर्टर हैं, तो उनको ये समझने की जरूरत है, या इवन तो किसी भी पार्टी के कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन बहरहाल एक अच्छी हार्मनी के साथ, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी मैसेज दिया है, तो मेरा ख्याल है ये मैसेज प्रिवेल करने की जरूरत है। अच्छा, मैं वापस आ जाती हूँ ईद पर। ईद का दिन नॉर्मली रोजे रखते हैं पूरे? जी, रोजे पूरे रखते हैं। तो फिर ईद का दिन किस तरह से मनाते हैं? नमाज डेफिनेटली। तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, मेरी अम्मी मेरे साथ रहती हैं, तो सुबह सुबह पहले मैं अम्मी से जाके मिलता हूँ, फिर थोड़ा सा मतलब अम्मी ने बनाया होता है कुछ, थोड़ा सा वो खाता हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चला जाता हूँ, फिर वापस आके थोड़ी देर उनके साथ दोबारा बहन वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद जाके दोबारा सो जाता हूँ और उसके बाद जब उठता हूँ फिर मैं ससुराल चला जाता हूँ, खाना मैं वहाँ खाता हूँ, फिर शाम में बच्चों के साथ आगे पीछे। अच्छा, हम ये क्यों डॉक्टर साहब, ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि पता नहीं सियासतदानों की ईदें कैसी होंगी? जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो जो नॉर्मली जो स्क्रीन पे ऊपर लोअर थर्ड वगैरह चल रहे होते हैं, कैप्शन चल रहे होते हैं, उसमें हम ज़रूर, ये आज भी मेरे प्रोड्यूसर वो लिख के लेकर आए कि सियासतदान ईद कैसे मनाते हैं। मैंने कहा फॉर गॉड सेक इसको हटा दो भाई, सियासतदान भी वैसे ईद मनाते हैं जैसे सब ईद मनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है कहीं ना कहीं कि जी नहीं, आप सवाल चेंज कर दें, सियासतदान आराम से ईद क्यों मनाते हैं? क्या सियासतदान ईद मनाते हैं? ये सवाल भी हो सकता है ना डॉक्टर साहब? देखिए, जो एक जैसे मैंने पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सियासत में जो एक लीडिंग किरदार में होते हैं, आपके लीडर्स होते हैं या आपके मेंबरान हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जो ज़रा नुमाया पोजीशन के ऊपर होते हैं, लोग जिन्हें जानते हैं, उनसे उनकी जो एक नेटवर्किंग होती है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा होती है। आप अगर एक हल्के में, चाहे वो आप चेयरमैन यूनियन काउंसिल हैं, चाहे आप MP हैं या MNA हैं, आपकी जो है लोगों के साथ मेल मिलाप और एक इंट्रैक्शन जो है वो एक आम आदमी की निस्बत ज़्यादा होता है। इसलिए ये तवक्को की जाती है जनरल पब्लिक की तरफ से कि खुशी के त्यौहार हैं, वो दोनों ईदें हैं, कोई और भी इस तरह के तकरीबात होती हैं, तो उनका जो ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए वो पब्लिक से होना चाहिए, और ये बेसिकली होता है। अब ईद वाले दिन जैसे कि अली ने कहा, ये खुशकिस्मत हैं कि इनकी वालदा जो हैं वो हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें दराज उम्र अता फरमाए। बड़ी खुशी की, बड़ी सादत की बात होती है। तो बुज़ुर्ग अगर आपके साथ हों और आपके सर पे उनका साया हो, तो दिन का आगाज़ उनसे होना, उनकी दुआओं से होना, ये बड़ी सादत की बात है। और उसके बाद फिर आपका ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपका दिन आपका अपना नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी ये नहीं होती कि रिश्तेदारों के जाएँ, कहीं पे दोस्तों के पास चले जाएँ, या जो मेरा दिल कर रहा है वो मैं करूँ। मैं मिसाल के तौर पे, मौसम अच्छा है जी, ईद का दिन, मैं मरी चला जाऊँ, मैं नॉर्दर्न एरिया जाके ईद गुजार रहा हूँ, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब ने खुद ही इसकी जो है वजाहत कर दी कि जो मेरा दिल चाह रहा है वो नहीं कर सकता, तो खुद ही इन्होंने वजाहत कर दी, मतलब मरी। इतनी मासूम ख्वाहिशें डॉक्टर साहब आपकी। नहीं, देखे ना, अब आप जो है वो आप बातों की तय में पहुंच रही हैं, जो कि पहुंचना जरूरी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ आपकी, लेकिन ये मैं आपको हकीकत बताऊं कि एक सियासतदान की जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी कंप्रोमाइज्ड होती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि जो आपकी प्रायोरिटी होती हैं। और इसमें मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी फैमिली लाइफ सफ़र करती है, आपके बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि आप उन्हें वो टाइम नहीं दे पाते, आप उनके साथ उस तरह खेल नहीं पाते, उनके बचपन को उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते, और उसी तरह दोस्तों की कंपनी आप उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब मेरा एक और शौक़ है, बचपन से है, बचपन मीन्स कि मैं स्कूल के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से शिकार का शौकीन हूँ। अब ये एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन जब से मैं सियासत में, पुरानी बात बता रहे हैं आप जी, मैं पाकिस्तान से पहले ही ले जाए, मेरा ख्याल है आपने तो बड़ी रवादारी का मुजाहरा किया है कि 50-60 साल कहा है आपने। जो मर्जी समझ लें, अब हम उस ब्रैकेट में ही नहीं है कि ये बातें हमारे ऊपर असर करें कि आप 50 के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं। लेकिन अब मैं जब से, अच्छा, फिर भी बतानी नहीं है सही उम्र। नहीं, मैं पागल हूँ, मैं बताऊँ। तो बात ये है कि मेरी तो वैसे भी, अगर आप देखें तो नेट पे भी मेरी एज जो है वो 10-15 साल ज़्यादा लिखी हुई है। कितनी अफसोस की बात है। मैंने कोशिश की है कि उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा लगे तो ये भी क्लियर हो जाए। नहीं, वो जाहिर है जितने लोग आपके प्रोग्राम देख रहे होंगे फौरन चेक करेंगे, नेट पे तो होती है। तो मैंने कहा वो भी 10-15 साल ज़्यादा लिखी हुई है,
तकरीबन 14-15 साल का फ़र्क है। अब आप भी चेक करेंगे अभी, आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, गलत नहीं मैं कह रहा। तो मैं बात ये कर रहा था कि आप अपने जो आपके शौक है, आप नहीं, मैं अब शिकार नहीं कर सकता उस तरह। पहले मैं हर वीकेंड पे जाता था शिकार के सीज़न पे, अब मैं महीने में एक दफ़ा जाता हूँ। तो ये फ़र्क पड़ता है। और ईद वाले दिन भी आपका दिन और आपका टाइम जो है वो आपके उन लोगों के साथ होता है जो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, मिलने आते हैं, या आप भी किसी के पास चले जाते हैं। और ये खुशी की बात है, मैं इस पर खुश हूँ। आप यकीन करें कि मैंने कभी इस रूटीन को, चले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या कुर्बानियों का मैंने जिक्र किया। मैं ब्रेक ले लेती हूँ। हाँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ। खुश है कि अली नवाज अवान साहब भी खुश है। और जरा शिकार की जो बात की थी वो भी पूछ लेते लगे हाथों कि किसके शिकार का शौक है डॉक्टर साहब को। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और अली नवाज अवान साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, तो सबसे ज़्यादा करती ही फैमिली है। जाहिर है। पॉलिटिशियंस के लिए मशहूर ये होता है, अक्सर उनसे पूछे ना कि आपके बच्चों की क्या एज है, कितने साल के हो गए हैं, तो वो कहते हैं एक इतना कहते सोते में ही देखा है। आते हैं तो सोए होते हैं, सुबह जाते हैं तो स्कूल गए होते हैं। तो मोस्टली आपकी सबसे ज़्यादा आपकी जो फैमिली लाइफ है पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कोई टाइम नहीं। इट ऑल डिपेंड्स। देखिए आप जब काम करते हैं ना, जब मैं 5 साल रहा, 3.25 साल, और उसके पहले मैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर था, तो आपकी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं। अगर आप कुछ चीज़ डिलीवर कर जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर जाती हैं। इस्लामाबाद के लिए आपने क्या किया, पाकिस्तान, क्योंकि आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, कोई ऐसी लेजिस्लेशन की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो आपके बाद भी लोगों को याद है। तो वो चीज़ें जब आप अचीवमेंट्स की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। बट जो उनका राइट होता है घर वालों का, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, वो शायद आप पूरी तरह नहीं कर पाते। अच्छा, तो आप जो हैं वो तो अपनी फैमिली के लिए जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो जिम्मेदारियां, वो बच्चों को इतना बढ़ते ही देखते हैं। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे में 2-2 शादियां भी करते हैं, 3-3 शादियां भी करते हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, जब आप एक फैमिली लाइफ को नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं तो फिर 2 शादियां 3 शादियां कैसे कहते हैं मैनेज? ये जिसने की है वही बता सकता है, मैंने तो नहीं की हुई। बट आई डोंट नो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, किन वजूहात की वजह से सर्कमस्टांसेस। मैं कह रही हूँ फिर एक फैमिली को जब टाइम नहीं दे पाते, बहुत मुश्किल काम, तो दूसरी और तीसरी को कैसे टाइम? बेसिकली जो हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जिसको हम कहते हैं, जो हमने बेसिकली हम पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, उनसे जब अलहदा हुए हैं, तो उसके बाद जो हमारा बड़ा वुमेन डोमिनेटिंग कल्चर है। आप देखिए हमारी जितनी रवायात हैं, कल्चर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो खातून का है। चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी बेटी है। आप दूसरी तरफ कंपैरिजन करें ना, बाकी बंदा वो अपनी माँ को भी जवाब दे है, वो अपनी बीवी की भी सुन रहा है, वो अपनी बहन की भी सुन रहा है, वो अपनी बेटी की भी सुन रहा है। तो इन हालात के अंदर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। फिर वो जामे शहादत अगर किसी को शौक है नोश करने का, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जामे शहादत वो तो गाजी बन जाते हैं। पता नहीं हो तो वो तो चलती फिरती लाश कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आसान है फैमिली लाइफ को मैनेज करना और फिर ऐसे में 2-2 3-3 शादियां कर लेना? जी मेरा ख्याल है जी, बंदा एक ही से निभा कर ले तो बड़ी हिम्मत की बात है, खास तौर पे अगर बंदा सियासत में हो। और दूसरी बात, आपने बराह रास्त सवाल किया कि जो 2-2 3-3 की हुई हैं, चलें सियासी लोगों की बात कर लेता हूँ। सियासत में अगर नहीं भी हैं तो जिन्होंने 2-2 शादियां की हुई हैं, मैंने सबको खज्जल और ख्वार होते ही देखा है। डॉक्टर साहब, वैसे आप इनको मशवरा दे रहे हैं कि ये जरा बच के रहें, ये स्लिप ना हो, आप कैसे बच के रहे? मैं कैसे बच के रहा? हाँ देखिए जी, अल्लाह ताला ने मुझे वो टिप्स भी दें। नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे भी कोई छोटी मोटी अकल दी हुई है, और मैंने ये महसूस किया कि अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसका वाहिद तरीका ये है कि जो आपने शादी कर ली उस पर इत्तफाक करें और ज़्यादा जुस्तजू ना करें दाएं बाएं। अच्छा, तो नहीं, वो कह रहे कोई नागहानी आफत हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये नागहानी नहीं हो सकता है ना, भाभी इजाजत ही ना देती हो, मतलब इधर उधर देखने का। भाभी जो है उन्होंने जरा मामलात अपने हाथ में ज्यादा टाइट रखे हुए, ये भी तो हो सकता है। नहीं, दूसरा खुशगवार और एक खुशहाल ज़िंदगी का एक असूल और गुर में और भी आपको बता दूं कि आप हमेशा बीवी को इस गलतफहमी में मुब्तला रखें कि मैं आपसे डरता हूं। ये क्लिप मैंने काटना है और ये क्लिप मैंने सोशल मीडिया पे वायरल करना है और भाभी को भी भेजना है, मिसेस को भी आपकी भेजना है कि वो उनको ताकि खुशफहमी से निकाल दूं मैं।
हाँ नहीं, ये आप कोशिश नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। आप जो मर्जी कर लें, भाभी यही समझती रहेंगी कि तारिक भाई डरते हैं, है ना? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये प्रोग्राम ईद का, मुझे तो लगता है ये अली के ये प्रोग्राम ईद का रखा ही इसलिए गया है कि ये यहाँ पे आके रोले डाले हमारे घरों में, जो कि होगा नहीं इंशाल्लाह। हम जो मर्जी कह लें, हम नहीं बोलेंगे आगे से। अच्छा, तो आप भी डरते हैं? हर शरीफ आदमी डरता है। तो वो सिर्फ सामने डरते हैं या पीछे भी डरते हैं? नहीं, अगर आप सामने कोई तस्वीर आ जाए फिर डर जाता है बंदा, फोन आ जाए, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ ये ना पूछा करेगा। अजीब। अच्छा चले, तो अब उन्होंने खैर वो टिप नहीं बताई, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, आप लोग डरते रहें। और वैसे मैं अपनी बीवी से ज्यादा अपनी अम्मी से डरता हूँ। और खुश रखने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, बीवी से कोई नहीं डरता, प्रिटेंड जरूर करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो गलतफहमी है, रिस्पेक्ट हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है। और देखिए, मैं एक और बात अच्छा रखना होता है। एक और बात मैं अर्ज कर दूं जी जी, तो खैर इसमें मजाक की बात भी थी, लेकिन अमली तौर पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हमारे चूँकि आपने बहुत सारे ज़िंदगी में फ़ैसले करने होते हैं, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, और आप मुसलसल एक जदोजहद में होते हैं, और आपके बहुत ज़्यादा महाज होते हैं जिनके ऊपर आप लड़ रहे होते हैं और जो किसी को नज़र नहीं आ रहे होते। तो लिहाजा एक और भी मशवरा मैं आपको दूंगा कि सियासी लोगों के लिए कि वो फ़ैसले इंडिपेंडेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट करने चाहिए। अगर आप हल्के के सियासी मसाइल घर में लेके आएंगे, वो घर में भी टेंशन होती है, घर में भी जो एक फ़िज़ा होती है, एटमॉस्फेयर होती है घर की, वो डिस्टर्ब होती है। तो लिहाजा एक अच्छे खुशगवार माहौल के लिए घर में आप पॉलिटिकल डिसीजंस, बिज़नेस के डिसीजंस, बाकी डिसीजंस घर से बाहर किया करें, इंडिपेंडेंट किया करें, ख़ुद किया करें, और घर के सुकून को घर तक रहने दें और घरेलू मामलात को घर तक रखें, दोनों को आपस में मिक्स ना करें, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ये भी आपने टिप दे दिया अली नवाज सवाल को। वो मेरा ख्याल है पहले से इस पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर खुश देखता हूं। बिल्कुल, ये आपके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं वैसे। अच्छा, अली नवाज साहब कभी कुकिंग की है ईद के? जिंदगी में शौक नहीं, जिंदगी में। मैं कोरोना में, मुझे जो सबसे बड़ा मसला हुआ, मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया और मैं बच गया उसमें से, तो मैं बाहर शिफ्ट हो गया। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला मेरे लिए ये था कि मैं अब खाऊंगा क्या। बाहर से जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन दिनों के अंदर, तो सबसे बड़ा अजाब मैंने ये देखा है ज़िंदगी। मुझे आप कहेंगे चाय बना लो, मुझे नहीं आती बनानी। वैसे मैंने आदमी बेचारों को नहीं भी आती तो भी वो कह देते हैं नहीं हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। झूठ क्यों बोले इंसान? रमजान है, खत्म हुआ है अभी। आपने इससे कुछ सबक हासिल किया कि कुछ बनाना सीख? नहीं, पर मेरे ख्याल है अच्छी बात होती है ना कर देना, वो ज्यादा सहूलत होती है ना कि आप किसी पे तजर्बा करें। खाने में क्या पसंद है? मैं सबसे ज्यादा दाल चावल शौक से खाता हूँ। मैं रोज, मेरी रूटीन है बड़ी जबरदस्त। जब से मैं सियासत में हूँ, मैं सुबह नाश्ता घर से करके निकलता हूँ, सादा रोटी, और रात में जो भी सालन बनाऊँ, साथ जो भी फ्रेश जूस वगैरह नाश्ते में, और रात में मैंने आके दाल चावल खाने होते हैं। तो बस ये घर में ही खाते हैं, बाहर नहीं खाते? बहुत कम। मैं शादियों पे हम लोग जो होते हैं, मैं कहीं भी होटलिंग नहीं कर, मुझे आई डोंट लाइक होटलिंग। ओके, तो डॉक्टर साहब आप भी जो है वो खाना पकाने से इतने ही नाबलद है जितने अली नवाज अवान साहब हैं, या आप कुछ पका लेते हैं? देखिए, मैं खाना पकाना जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ऐसे हालात में मुझे छोड़ दिया जाए कि जहाँ पे कोई और मेरी मदद ना करने वाला हो, तो कम से कम इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। और मुझे शौक भी है, अगर आप इजी हो किसी वक्त, छोटा मोटा जितना कुछ मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब मैं बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं कर रही, खाना बनाने का पूछ रही हूँ। नहीं, मैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरा आप किस तरह का इमेज पोर्ट्रे कर रही हैं, आप समझिए। यानी आप देखें, मैं अपनी सादगी की बात आपको बता रहा हूँ, मैं सादगी की बात आपको बता रहा हूँ। आप कह रही है जनाब के वो बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं कर रही, मेरा अंदाजा लगाएंगे। मैं बदले ले रही हूँ ना आपसे, मैं आपसे बदले ले रही हूँ, आप स्टूडियो नहीं आए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बदला लेने की बजाय बदला आप उस अंदाज से ले रही हैं कि आप मेरी एक मासूम शख्सियत का आप जो है वो एक दूसरा इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं। भाई, ये दूसरी बात कह दी, पहले आपने अपनी उम्र कम कराई है, अब आपने आपको मासूम भी कह दिया। आपके इरादे ठीक नहीं है तारिक भाई।
और भाई अगर कोई और उन्हीं का भी बता दें। देखें, अली को बताएं कि कोई और ना कहे मुझे मासूम है, खुद तो अपने आप को कहूँ ना, कम से कम इतनी तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये कोई मासूम कहे आदमी ना है। कहे, मैं खुद तो कहूँ। अच्छा फिर भी बताएं ना, क्या बना लेते हैं, किस किस को बना लेते हैं, मतलब देखिए मैं खाने में क्या मैं नाश्ता अपना खुद बना लेता हूँ, बना सकता हूँ, चावल बना सकता हूँ, सिवाय सालन के बाकी चीज़ें मैं इतनी बना सकता हूँ कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं गुजारा करूँ। फ़िश मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, फ़िश के शिकार पे भी मैं जाता हूँ। अच्छा, बाकी जो गोश्त में शिकार का होता है मैं बड़े शौक़ से बना लेता हूँ। और बाकी आजकल चूँकि गैजेट्स आ गए हैं, जैसे आपके पास ओवन है और आप गोश्त को, शिकार को मैरिनेट करके ओवन में लगा सकते हैं, मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ। बारबेक्यू मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, सिवाय सालन वगैरह बनाने के बाकी सारा काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ। बल्कि मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि अब आगे जो ईद आएगी इंशाल्लाह, बकरा ईद जो आएगी, बड़ी ईद जिसे कहते हैं, उसमें मैं आपको दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, मेरे घर तशरीफ़ लाएं, आपको बहुत अच्छे अच्छे अपने हाथ से बारबेक्यू खिलाऊंगा आपको इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने 2 बल्कि महीने प्रोग्राम आगे भी की वहाँ पे बात रखें। कर दी, मैं समझी थी आप कम से कम अगले हफ्ते ही बुलाएंगे हमें। नहीं, वैसे तो आप जब मर्जी आए, जम आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन वहाँ पे मगर चूँकि खाना बारबेक्यू का बकरा माहौल ईद पे थोड़ा खाएं ज़्यादा जब होता गोश्त आए घर में। है और आपने ईद का प्रोग्राम भी करना है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ईद का वो प्रोग्राम आप मेरे साथ रखें। और अली को भी दावत है, मैं उस प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहा हूँ। वैसे तो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए आप। अच्छा तो फिर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो लाइव टिक्के वगैरह बनाएंगे, बारबेक्यू बनाएंगे और शिकार करके लाएंगे और फिश वगैरह बनाएंगे और हम वहीं पे अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। तो फिर आप इनको भी, जहां आप इतनी टिप्स दी हैं, तो थोड़ा खाना पकाना भी सिखाइए ना अली नवाज अवान साहब को। आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, आपसे पूछ नहीं रही, आपको बता, आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप इतनी टिप्स दे ही रहे हैं तो थोड़ा अपनी शागिर्दी में मजीद ले लीजिए, इनको कुछ खाना पकाना वगैरह भी सिखा दीजिए। नहीं, वो हम सिखा देंगे हमारे। थोड़ा सा रिलैक्स हो। नहीं, हम इनको सिखा देंगे और इन्हें पता भी है, ये तो ऐसे ही अभी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, ये बड़े तेज आदमी है। तो ये अपने आप को मासूम कही जा रहे हैं, मुझे तेज कही जा रहे हैं। अब ये देखने वालों पे मुनहसर है कि वो किसको मासूम बात ये मेरे कॉन्सेप्ट बड़े को क्लियर है। एक आदमी बेक वक्त मासूम और तेज हो सकता है, इसमें कोई ऐसी अपोजिट बात नहीं है। चले शुक्र है, कहीं तो आप माने। अच्छा चलें, अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करने के बिल्कुल आखिरी मराइल में हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि कोई ईद का मैसेज अपने देखने वालों को। सर सबको, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, और सेकेंडली आप जितना टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं बिल्कुल दें। जो हमारे इस वक्त पोलराइजेशन हुई है, दुआ करें वो ख़त्म हो, और जिन हालात के अंदर पाकिस्तान है, अल्लाह इसको कोई सिम की तरफ डाले। आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब ईद मैसेज देखने वालों को। हाँ, मैं तो ईद पे अपनी तमाम सुनने वालों को ये पैगाम दूंगा कि देखें, जिस तरह कोई मशीनरी छोटी हो या बड़ी हो, हर पुर्जा उसमें उसकी अपनी एक अहमियत होती है, बड़े पुर्जे की भी और छोटे से छोटे पुर्जे की भी। इसी तरह हम अपने मुआशरे में, अपने मुल्क के लिए जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं, वो बड़ी पोजीशन है, वो छोटी पोजीशन है, उसमें हम अपने मुल्क के लिए सिद्क़ के दिल से काम करें, सिद्क़ के दिल से अपने मुल्क की खिदमत करें। हम एक इंतहाई बहादुर जफ़ाकश कौम है और दुनिया के जिस जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी हैं वो अपने काम की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। और हमारा मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, अगर नेक नीति के साथ हम इरादा कर लें कि हमने इस मुल्क को बनाना है, इस कौम को बनाना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें अक्ल दानिश दी है, जो हिम्मत दी है, हम इस मुल्क को और इस कौम को एक अजीम कौम बना सकते हैं। इसी मिशन के साथ बगैर किसी मायूसी के आगे बढ़ें और अल्लाह के फजल से हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हो गया ईद की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद और थैंक यू वेरी मच अली नवाज अवान साहब, आपको भी और तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।